नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोग फलन की और इसमें हम देखेंगे उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। उपभोग फलन कीन्स के रोज़गार और आय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। कीन्स के अनुसार देश में आय और रोज़गार का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा होता है और प्रभावपूर्ण मांग मुख्य रूप से कुल उपभोग व्यय और कुल निवेश व्यय पर निर्भर होती है। अतः प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में उपभोग फलन की महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। बात हम पहले करें उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति के अर्थ की। तो जिस तरह किसी वस्तु की मांग अन्य बातें समान रहने पर मुख्य रूप से उसकी कीमत पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह से देश में कुल उपभोग भी मुख्य रूप से सकल राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। अतः उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ कुल उपभोग और कुल राष्ट्रीय आय के बीच में फलनात्मक संबंध से है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, जबकि राष्ट्रीय आय के घटने पर कुल उपभोग भी घटता है। इस तरह उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर कुल उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। प्रतीकात्मक रूप से अगर हम कहें तो C इज़ फंक्शन ऑफ Y, यानी उपभोग आय का फलन है। इसमें C हमारा उपभोग और Y हमारी राष्ट्रीय आय है और F फलनात्मक संबंध को बताता है। इसमें C या उपभोग व्यय जो है ये हमारा परतंत्र चर है और Y हमारा स्वतंत्र चर है, यानी उपभोग व्यय आय पर निर्भर करता है। आय हमारी स्वतंत्र रूप से दूसरे और कई कारकों पर निर्भर करती है। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय हमारा उस समस्त उपभोग अनुसूची से है जो आय के विभिन्न स्तरों पर कुल उपभोग तथा कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंधों को व्यक्त करती है। ये अनुसूची हमें ये बताती है कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर कितना कितना वास्तविक उपभोग होता है या उपभोग संभावित है। उपभोग प्रवृत्ति से आय और उपभोग के धनात्मक सह संबंध का पता चलता है कि आय में वृद्धि से उपभोग में भी वृद्धि और आय में कमी से उपभोग में भी कमी की प्रवृत्ति होती है। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भांति उपभोग फलन भी अन्य बातें समान रहते हुए की मान्यता पर आधारित है। अन्य बातें समान रहते हुए में उपभोग मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है। उपभोग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को यहाँ हम स्थिर मान लेते हैं और ये हमने इसकी उपभोग की अनुसूची आपके सामने ये बनाई है और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब आय शून्य है तब भी उपभोग व्यय 500 करोड़ रुपए का है। इसका कारण ये है कि किसी भी तरह से उपभोग तो हमें करना ही होता है। अब उसके लिए हम पूर्व बचतों को काम में ले सकते हैं या हम विदेशों से उधार ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शून्य आय पर भी उपभोग व्यय कभी शून्य नहीं होता है। जब आय हमारी बढ़ के 1000 करोड़ रुपए होती है तो हमारा उपभोग व्यय उस 1000 करोड़ से ज़्यादा 1250 करोड़ रुपए है और ये जो 250 करोड़ अतिरिक्त हमारे पास है ये अतिरिक्त उपभोग भी अपनी पहले की बचतों से या विदेशों से उधार या अनुदानों से पूरा किया जाता है। किंतु जब आय बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो जाती है तो उपभोग व्यय भी 2000 करोड़ रुपए हो जाता है, यानी ना हमें यहाँ कोई जितनी आय है उतना ही हमारा उपभोग व्यय है।
लेकिन इसके बाद हमारी आय जब बढ़ती है वो 3,000 करोड़ रुपए होती है, हमारा उपभोग व्यय भी बढ़ के 2,750 करोड़ रुपए हो जाता है, जो कि हमारी आय से कम है। तो और इसी तरह से जैसे जैसे और आगे हमारी आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन वो आय से कम है। तो ये जो 2,000 करोड़ रुपए है, जहाँ हमारी आय और उपभोग व्यय दोनों बराबर है, ये हमारा आधारभूत उपभोग स्तर कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसमें भी अगर हम देखें तो हमारी आधारभूत उपभोग स्तर के बाद आय तो हमारी 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ रही है, लेकिन उपभोग व्यय में वृद्धि केवल 750 करोड़ रुपए की स्थिर दर पर ही बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि कीन्स के अनुसार अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहता है। इस उपभोग प्रवृत्ति को उन्होंने फिर अपने एक डायग्राम से भी बताया है। तो डायग्राम अब अपन देखें। और यहाँ हम लेते हैं उपभोग और विनियोग। ये है C = Y, यहाँ है C = A + BY। ये स्थिति हमारी A को बताती है, ये C है, ये हमारी संतुलन की स्थिति है, ये C1 और ये Y1 है। अब मान लें अगर हमारा उपभोग बढ़ जाता है, हमारा उपभोग यहाँ आया, ये C2, ये B, ये S, इस रेखा को हम इधर तक ले आएं, ये है M, ये हमारा डेल्टा C यानी चेंज इन कंजम्पशन है, और ये हमारा चेंज इन इनकम है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र ये बताता है, इस रेखा चित्र में हम ओ एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं राष्ट्रीय आय, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं उपभोग व्यय। इस रेखा चित्र में ओ टी रेखा जो हमने O से C = Y वाली लाइन बनाई है, ये 45 डिग्री एंगल पे बनाई है। ये बताती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर आय और उपभोग व्यय बराबर है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय भी उतना ही बढ़ जाता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में उपभोग व्यय में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले से कम रहती है। जैसा कि हमने ये सेकंड जो CC कर्व बनाया है, इसमें हम देखते हैं कि हमेशा हमारी आय व्यय के बराबर नहीं होती है। आय जब हमारी शून्य है तब भी हमारे पास में उपभोग
या तब भी हम उपभोग करते हैं, और उसको हमने बताया है जो ओ से सी तक का गैप है उससे, और ये डिफरेंस हमारा ए कहलाता है। ए हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है या स्वायत्त उपभोग हम इसको कहते हैं, जो कि हमारी आय शून्य होने पर भी हमें करना होता है। अब और ये जो सीसी वक्र है यही हमारा उपभोग प्रवृत्ति वक्र है, जो कि बताता है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। ये बी बिंदु के ऊपर ये C = y कर्व और C = a+b y कर्व दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय आय हमारी OY1 है और उपभोग हमारा OC1 है। ये हमारा बी बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। पर जब राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ के OY2 हो जाती है तो उपभोग व्यय बढ़ के OC2 हो जाता है। ये OY2 मैं यहाँ लिखना भूल गई इसको। तो राष्ट्रीय आय में जब हमारे वृद्धि होती है तो हमारा उपभोग व्यय बढ़ के वो भी C1 से बढ़ के C2 तक हो जाता है। और लेकिन उपभोग में वृद्धि आय की वृद्धि के मुकाबले में कम है। हमारी आय में वृद्धि ज़्यादा हो रही है और उपभोग में वृद्धि कम है। ये वृद्धि हमारी एस तो ये वक्र हमारा केवल आय और व्यय के संबंध को नहीं बताता है, बल्कि हमारी बचतों को भी बताता है कि यहाँ से अब इस बिंदु के आगे हमारी आय जब बढ़ती है तो उपभोग तो हमारा उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन आय हमारी ज़्यादा बढ़ी तो बची हुई जो राशि है आय में से वो हमारी बचत होती है। तो ये हमारी बचतों को भी बताता है। बाकी का आगे कल देखेंगे।